सबसे पहली स्टोरी जो आपको बताता हूं वो ये है जी कि मोदी ने हुक्म दिया अपनी फौज को कि पाकिस्तान के साथ कुछ बहुत बड़ा करो, मुझे कुछ बहुत बड़ा चाहिए। तो ये सिचुएशन क्या थी? इनके एक सीडीएस हैं अनिल चौहान, साबिक सीडीएस हैं, अब तो इन्हें तब्दील कर दिया गया है। आपको याद होगा कि शंग्रीला डायलॉग में भी इनसे बात हुई थी, तो तब इन्होंने कहा था कि ये जरूरी नहीं है कि आप मुझसे ये पूछें कि तैयारे कितने गिरे, ये जरूरी है जानना कि कैसे गिरे। मतलब एक अजीबोगरीब किस्म का जवाब था। इंडियन फौज और इंडियन गवर्नमेंट उस वक्त बौखलाई हुई थी। तो यही सीडीएस साहब जो हैं, इन्होंने आके मीडिया के ऊपर एक तड़थली मचाने की अपनी तरफ से कोशिश की। 15 अगस्त के हवाले से अगर मैं आपको बताऊं, जो इंडिया का यौम आजादी है, तो इन्होंने अपनी कौम को मुतमईन करने के लिए कभी कोई डॉक्यूमेंट्री बना दी, कभी किसी से कोई बयानात दिलवा दी, और कोशिश ये कर रहे हैं अपनी आवाम को ये समझाने की ये जंग हम जीते थे। लेकिन दरअसल बाकी दुनिया को आप किस तरह समझाएंगे, असल सवाल ये है। तो सबसे एक अजीबोगरीब बात मैं अगर आपको बताऊं तो जनाब सीडीएस अनिल चौहान जो है, साबिक सीडीएस, इन्होंने एक बात की। ये कहते हैं जी कि जब पाकिस्तान पे हमला करने का प्लान किया जा रहा था और मीटिंग्स हो रही थी तीनों फोर्सेस की मोदी के साथ, तो मोदी ने अपनी फौज को यह हुक्म दिया और कहा कि मुझे पाकिस्तान को बहुत बड़ा सबक सिखाना है, कुछ बहुत बड़ा करो इनके साथ। उससे पहले जो प्लान था वो ये था कि लॉइटर एमिनिशंस और सिर्फ ड्रोन्स वगैरह यूज किए जाएंगे, जिससे एस्केलेशन बहुत ज्यादा बढ़ ना जाए और ये पूरी जंग की शक्ल अख्तियार ना कर ले। ये इंडियन फौज का इरादा था, लेकिन मोदी साहब ने जनाब इंटरफेरेंस कर दी। आपको याद होगा कि एक दफा इनके एक डिफेंस अटाशी थे, गालिबन मलेशिया या इंडोनेशिया में, वहां पे मैं आपको बताऊं कि उनका एक बयान आया था कि हमें जो मार पड़ी है, जो हमारे साथ सब हुआ है, ये पॉलिटिकल इंटरफेरेंस की वजह से हुआ है। तो वो चीज तकरीबन यहां पे कंफर्म भी होती है। लेकिन बहरहाल हुक्म यह था जी कुछ बड़ा करना है। उस वक्त उस दौरान बहावलपुर को टारगेट्स में शामिल किया गया। उससे पहले तक बहावलपुर टारगेट्स में इंडिया के शामिल नहीं था, क्योंकि मोदी कुछ बड़ा चाहता था, मोदी कुछ ऐसा काम चाहता था कि उसे मिले जिससे वो अपना नाम बना सके। तो उसकी फौज ने वो काम उसके लिए कर दिया। अब आप हैरान होंगे कि कैसे कर दिया। 8 जहाज गिरवा लिए। मोदी चाहता था ये जंग सारी दुनिया याद रखे, और वाकई ही इस जंग को फिर सारी दुनिया ने याद रखा, जो पिटाई करवा के भारत यहां से गया। लेकिन ये अब आपको मैंने डिटेल बता दी है जी कि ये मोदी का पूरा प्लान था। अपनी फोर्सेस को ये हुक्म दिया था कि पाकिस्तान के साथ कुछ बहुत बड़ा करना है। और उससे पहले मिलिट्री टारगेट्स तो इन्होंने क्या ही लेने थे, इन्होंने सिविलियन टारगेट्स लिए थे सारे के सारे। आपको पता होगा उस वक्त 9 टारगेट्स इन्होंने हिट करने की कोशिश की, और उसके अंदर इन्होंने बहावलपुर को भी शामिल कर लिया। और अब ये सब कुछ बार बार दोबारा कहने का मकसद क्या है? अपनी आवाम को यकीन दिलाना, या कहना कि ये देखें जी ये जंग तो हम जीते हैं। तो इतने बेवकूफ लोग हैं कि अपने सीक्रेट्स खुद ही आउट करते रहते हैं, खुद ही बताते रहते हैं। तो ये अनिल चौहान साहब ने पूरा राज खोल के रख दिया, जिसमें उन्होंने ये बताया कि भाई मोदी ने कहा था कुछ बहुत बड़ा करो, और हमने बहुत बड़ा कर दिया। हमने 8 जहाज गिरवा लिए, अपनी तबाही फिरवा ली, पूरी दुनिया में बेइज्जती करवा ली। तो मोदी चाहता था याद रहे ये जंग। तो ये जंग वाकई फिर दुनिया को याद है, और आज तक याद है। उस वक्त तक पाकिस्तान का कद क्या था आप देखें, और अब अगर देखते हैं कि पाकिस्तान का कद कहां पे खड़ा है, तो आपको बड़ी अच्छी तरीके से पता चल जाएगा कि थैंक्स टू मोदी, कि मोदी की ये हरकत और उसके बाद पाकिस्तान की मारी हुई चपेड़ें और थप्पड़ जो है पाकिस्तान को कहां से कहां ले गए। और आज इंडिया आइसोलेशन का शिकार है और पूरी दुनिया में मुंह धोता फिर रहा है कि नहीं जी हम भी कुछ हैं। बहरहाल दुनिया जानती है तुम क्या हो। अब उसके बाद जी अगली खबर मैं आपको बताता हूं जी, फील्ड मार्शल के हवाले से। फील्ड मार्शल का दौरा ईरान था, और ये अब पाकिस्तान के दफ्तर खारजा ने इस चीज को क्लियर किया है कि ये अमेरिका की जानिब से, ये अमेरिका के नुमाइंदे के तौर पे नहीं किया गया था। ये सिर्फ पाकिस्तान की जानिब से जो सफारती कोशिशें जारी हैं उसके तनाजुर में हुआ था, और कशीदगी के खात्मे और मज़ाकराती हल पर बात के लिए फील्ड मार्शल ईरान गए थे। तो ये पाकिस्तान की तरफ से ऑफिशियल वजाहत आई है। आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर मौजूद कुछ इस तरह के अनासर, कुछ पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए यूट्यूबर्स जो हैं, वो पाकिस्तान की हर कामयाबी को अंडरमाइन करने के लिए अपनी आखिरी कोशिश तक लगे रहते हैं। कोशिश क्या उन्होंने करनी होती है, जहर ही फैलाना होता है, वो फैलाते रहते हैं। लेकिन बहरहाल ये भी एक क्लियर कर दी गई है बात यहां पे। फिर एक और चीज हुई, ईरान के अंदर भी बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स शामिल हैं जिन्हें ये सब कुछ पसंद नहीं है कि पाकिस्तान इस वक्त इतना बड़ा किरदार अदा कर रहा है। उन्हें यह समझ नहीं आ रही कि ये पाकिस्तान उन्हें ही बचाने के लिए कर रहा है। लेकिन बहरहाल क्या कह सकते हैं जी, ईरानी मीडिया में भी इस तरह की खबरें चली जिसके अंदर कोई अजीबोगरीब चीजें कही गई थी, या पाकिस्तान की तरफ से वजाहत नहीं की गई। पाकिस्तान ने सिर्फ यह कहा है कि जो इक्तसादी पाबंदियों के हवाले से पाकिस्तान के बयानात के ऊपर बात की जा रही है ईरान में, तो पाकिस्तान ने कोई बयान दिया ही नहीं। अमेरिका ने अगर कोई पाबंदी लगाई है तो पाकिस्तान बींगा सालिस जो है, यहां पे बींगा मीडिएटर बिल्कुल खामोश है, और पाकिस्तान किसी किस्म की कोई बात नहीं कर रहा। और ये बात वैसे रिकॉर्ड पे भी है। आप ये देखें कि जितनी खबरें आज तक
पाकिस्तान के हवाले से आप देखिए कोई खबर आपको नहीं मिलेगी। ईरान की और अमेरिका की जंग की जितनी खबरें हैं वो या मिडल ईस्ट से सोर्सेस कोट होते हैं, या अमेरिका से या ईरान से सोर्सेस कोट होते हैं, पाकिस्तान से कभी कोई सोर्स नहीं कोट होता। तो पाकिस्तान की कामयाबी की शायद वजह भी यही है कि हम जरा खामोश रहते हैं और काम जरा करते हैं। उसके बाद जी फिर कुवैत के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उनकी अब मुलाकात है पाकिस्तान में फील्ड मार्शल से, और इस वक्त में जब मक्का मुआहदे की बात हो रही है, इस वक्त में जब ईरान अमेरिका मुआहदे की बात हो रही है, तो कुवैत का यहां पे आना बहुत मायने खेज है। मिस्र के भी इम्कानात हैं शामिल होने के, बांग्लादेश के भी इम्कानात हैं, और अब कुवैत का भी यहां पे आना बहुत सिग्निफिकेंट है कि ये मुस्लिम नेटो की तरफ अब मामलात जा रहे हैं। और इसराइल और इंडिया के जो बेसिकली पैर फूले हुए हैं वो इसी वजह से हाथ पैर फूले हुए हैं कि उन्हें ये समझ नहीं आ रही कि ये जो इकट्ठे हो रहे हैं इनका एंड गोल क्या है। हालांकि सादी सी बात है कि एंड गोल सिर्फ अपना दिफा करना है और तुम जैसे शैतानों से अपने आप को महफूज रखना है। अब इसके बाद ये जी कतरी वजीर आजम ने भी दौरा करना है ईरान का, गालिबन आज पहुंच गए होंगे या पहुंचने वाले होंगे, लेकिन ऐलान हो चुका है दौरे का। वजीर खारजा और वजीर आजम दोनों ईरान जा रहे हैं। अब मुझे इसके दो एस्पेक्ट सादे सादे नजर आते हैं। एक तो यह है कि पाकिस्तान का पहले दौरा हुआ और उसके बाद अचानक कतर को याद आया कि यह ना हो कि पूरा क्रेडिट पाकिस्तान को ही चला जाए, या दूसरी पॉसिबिलिटी यह भी है कि अब मामला शुरू होने लगे हैं तो उसके बाद फिर कतर को इन्वॉल्व किया जा रहा है। पर ये सिचुएशन है, जो भी होता है जी क्लियरली आपको बता देता हूं, मैं आपसे छुपा के कुछ नहीं रखता और ना ही कुछ गोलमोल करके रखता हूं। जो बात फील होती है वो मैं आपको कह देता हूं। अब मैं आपको बताता हूं जी ईरान और अमेरिका के हवाले से ये हम क्यों कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि जैसे ईरान झुक गया है, और इंटरनेशनली ये बात हो रही है कि ईरान जिस तरह से पहले एग्रेसिव बयान दे रहा था उस तरह से नहीं दे रहा, लेकिन अमेरिका के बयान उससे उल्ट हैं और ज्यादा एग्रेसिव हो गए हैं। मैं आपको बताता हूं ईरान में क्या हुआ जी। ईरानी सदर ने कहा है कि अमेरिका का इक्तिसादी दबाव ईरान को नहीं झुका सकता। फिर उनके जो स्पीकर हैं कालीबाफ, जो चीफ मुज़ाकरतकार भी हैं, वो कहते हैं जी कि मज़ाकरात पसपाई की अलामत हरगिज नहीं है, यह सिर्फ एक चीज है जो सिचुएशन को सेटल करने के लिए की जा रही है, हम झुके बिल्कुल नहीं है। फिर आबनाए हुर्मुज़ पे अचानक एक ऑयल टैंकर पे दोबारा हमला हो जाता है, लेकिन हमला नामालूम है। अब यह नामालूम जब आता है तो मुझे सबसे पहले जो शक होता है वो इजराइल के ऊपर होता है। बहरहाल जी ये सिचुएशन है, और इस सिचुएशन का डायरेक्टली ताल्लुक आप देखें ना कि तेल की मार्केट से भी है। अब तेल की मार्केट, जो तेल हम खरीदते हैं जो बरतानवी है, ये $2.73 जो है इसमें कमी हुई है। जैसे सिचुएशन पता लगा कि मामला कंट्रोल होने लगा तो फौरन तेल नीचे आना शुरू हो जाता है। तो $85.85 फी बैरल हो गया है बरतानवी, और जो अमरीकी खाम तेल है ये 80.15 फी बैरल के हिसाब से अब ये बिक रहा है। ईरान के हवाले से आपको बता दिया, साथ ही मैंने आपको पेट्रोल के हवाले से भी बता दिया कि जी कीमतों के अंदर असर आना शुरू हो गया है। जैसे ही खबर थोड़ी सी बेहतर होती है तो मार्केट में उसका असर आ जाता है, और हम ये ख्वाहिश भी करते हैं और दुआ भी करते हैं कि ये असर जब आए तो ये असर हमें पाकिस्तान में भी नजर आए। होता जरूर है कि आप कम कर देते हैं, गवर्नमेंट कम कर देती है, लेकिन मेरी फीलिंग अपनी ये है कि दरमियान में कुछ मार्जिन वो रख के करते हैं कि चलो थोड़ा से पैसे और हम यहां से कमा लें, उसके बाद हम इसका इफेक्ट नीचे कर देंगे। लेकिन आपको यह सोचना पड़ेगा कि भाई ये पेट्रोल, ये एनर्जी के सोर्सेस पाकिस्तान ही सिर्फ, मतलब अगर इसके ऊपर चल रहा है तो पाकिस्तान एक बीइंग अ कंट्री तो चल ही रहा है, हम अवाम भी इसी के ऊपर गुजारा करते हैं, इसी का महंगाई पे सबसे ज्यादा असर होता है। तो जो आप कर सके मैक्सिमम वो जरूर करें, इस वक्त अवाम की हालत बहुत खराब है। और फिर आपको बताता हूं जी अब मैं अमेरिका के हवाले से कि अमेरिका और ईरान के दरमियान में फिलहाल कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहा है। ये कैरोलिन लेविट तर्जुमान व्हाइट हाउस कह रही हैं। ये वैसे तो ये आजकल नोटिस पीरियड पे हैं और ये छोड़ के वहां से जा रही हैं, लेकिन अब इन्होंने एक इंटरव्यू दिया है, उसमें कहा है कि फिलहाल कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहा है। अब ये क्या है, ये है पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ या अकड़। एक साइड पे पहले ईरान था, वो नहीं मान रहा था मुज़ाकरात के लिए। अब जैसे ही ईरान ने थोड़ा सा झुकाव दिखाया है तो फौरी तौर पे अमेरिकी बयान सख्त होने शुरू हो गए हैं, और उसकी रीजन है डोनाल्ड ट्रंप के अगले इलेक्शन जो मिड टर्म आ रहा है, उसे पता है कहीं वो इलेक्शन हार ना जाए, और जो वहां पे सर्वेज हो रहे हैं उनके मुताबिक सब ये बात कर रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप इस इलेक्शन को हार जाएगा। तो इसलिए यह बयान की सख्ती आपको नजर आ रही है। लेकिन अभी मुज़ाकरात से इनकार का मकसद क्या है कि मुज़ाकरात नहीं हो रहा है, मुज़ाकरात की राह हमवार हो रही है, मुज़ाकरात वाकई ही अभी नहीं हो रहे, लेकिन अमेरिका की जितनी डेस्परेटली ख्वाहिश है मुज़ाकरात की, उतनी तो शायद ईरान की भी ना हो, क्योंकि बुरी तरह से अमेरिका यहां पे फंसा हुआ है, वो निकल नहीं पा रहा। बिलियंस ऑफ डॉलर्स अपने लगा चुके हैं, 150 बिलियन का तो कोई आज से 2-3 महीने पहले खबर आ गई थी, अब तक पता नहीं कितना उनका असला, कितना पैसा लग चुका है। और पीछे वो इसराइल जो एक शैतान के हाथ में इस वक्त एक मुल्क है, वो मुस्कुरा रहा है बैठ के कि जंग हमारी थी, लड़वा हमने तुम्हें दिया, और अब ये देखो पूरी दुनिया किस हालत में है, और वो बहुत एंजॉय कर रहा है। बहरहाल जी इसराइल की तरफ से ये है कि नेतन्याहू ने ही कहा है ये कि मुआहदे पर शकूक व शुबात हैं कि होगा या नहीं होगा। वो कहते हैं हो जाए तो अच्छा है, इक्तिसादी दबाव बढ़ना चाहिए, मजीद इसको बढ़ाएं, लेकिन हमें शक है ये मुआहदा नहीं होगा। इसे शक क्यों होता है हमेशा? इस गंदे इंसान को शक सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि इसे पता होता है कि कुछ न कुछ ये ऐसा करेगा कि मुआहदा खराब हो जाएगा।
बहरहाल ये सिचुएशन थी जो पूरी आपको मैंने बता दी। अब आते हैं कुछ उन स्टोरीज के ऊपर जो आप कल से देख रहे हैं, बहुत दर्दनाक स्टोरीज हैं पिम्स के हवाले से। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा जी कि राना इमरान सिकंदर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं पिम्स के। इन्होंने नए मैटरनिटी जो केसेस हैं बच्चों के हवाले से वो लेने से इनकार कर दिया है। इन्होंने कहा कि हमारे पास नर्सरी में सिर्फ 50 बेड थे, अब हमारे पास 35 रह गए हैं क्योंकि 15 बेड्स जल चुके हैं, इसलिए जो भी नया मरीज आ रहा है हम उसे दूसरे हॉस्पिटल्स में रेफर कर रहे हैं और हम मजीद अकोमोडेशन नहीं कर सकते। ठीक है, आपकी बात ठीक है, अगर ओवरबर्डन होगा तो मसला होगा, लेकिन पिम्स जैसे हॉस्पिटल में जो आइडियल हॉस्पिटल है पूरे पाकिस्तान के लिए, उसमें सिर्फ 50 बेड्स हैं। ये मेरे लिए सबसे बड़ी सरप्राइजिंग न्यूज है। तो पिम्स आप हमें कितनी दफा सरप्राइज करेंगे? मैं इस चीज पे हैरान हूं कि एक मॉडल हॉस्पिटल इस्लामाबाद का सबसे बेहतर, पाकिस्तान का इनफैक्ट मैं कहूंगा वन ऑफ द बेस्ट हॉस्पिटल जो है, उसके हालात ये हैं। और दूसरी साइड पे जो मुझे सबसे ज्यादा तकलीफ है, जो मैं कल से इसके ऊपर बात भी कर रहा हूं कि सब ठीक है, मान लिया खराबी हुई, अब इंक्वायरीज भी होंगी, सजाएं भी मिलेंगी, मुझे वो डॉक्टर और नर्सेज और वो वार्ड बॉयज और पूरा स्टाफ नहीं समझ आ रहा जो इन बच्चों को छोड़ के भाग गया। मुझे लिटरली वो लोग समझ नहीं आ रहे। आपको अपनी जान दांव पे लगा देनी चाहिए थी। ये मासूम फूल नहीं उठ सकते, ये तो बोल नहीं सकते थे, इनके तो फेफड़े नहीं थे, ये तो सही तरह से रो भी नहीं सकते थे। आप इन्हें मतलब इनके लिए आप इतना नहीं कर सके कि सब कुछ छोड़ के भाग गए। और हुआ क्या कि किसी के रिश्तेदारों ने सिर्फ एक बच्चे को बचाया और बाकी सब बच्चे वहां पे इनफैक्ट हम कहेंगे कि शहीद हो गए। और रीजन क्या थी? हॉस्पिटल की नाअहली। रीजन क्या थी? वहां पे सिक्योरिटी ना होना। रीजन क्या थी? आपका डरपोक होना। आपके स्टाफ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि इन मासूम बच्चों के लिए कोई एफर्ट ही कर लेता। मतलब जो डॉक्टर, जो नर्सेज, जो आया इनके ऊपर लगे हुए थे, वो मतलब कौन लोग थे वो? मेरे लिए सबसे बड़ा सवाल है। बहरहाल जी, उसके बाद जी एनओसी पता चला है जी कि फायर सेफ्टी के हवाले से पिम्स में मौजूद ही नहीं है। फिर आपको बताते हैं जी कि सेनेट की कायमा कमेटी बराए सेहत है, उसने पिम्स में पीर को इजलास बुलाने का कह दिया है कि हम अपना इजलास पीर को पिम्स में करेंगे। तब तक तहकीकाती रिपोर्ट जो है वो भी आ जाएगी, और जब ये रिपोर्ट आएगी तो उसके हवाले से फिर हमें मदद भी मिल जाएगी कि मजीद हमने उसके ऊपर क्या बात करनी है। बहरहाल जी, ये सिचुएशन है। मेरे साथ फाइज जावेद मौजूद है। मैं चाहूंगा कि फाइज भी जरा कुछ चीजें पिम्स के हवाले से ऐड करें, फिर मैं आपको सरगोदा वाली स्टोरी पे लेके जाता हूँ। जी, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? ठीक है। अच्छा सर, एक तो ये हुआ कि 4 डिफरेंट बयान आए हैं कि पिम्स में हुआ क्या, क्योंकि जब भी पहले क्लेम करते थे रेस्क्यू वर्कर्स जो वहाँ पे पहुंचे फायर ब्रिगेड के, वो कह रहे थे कि एसी कंप्रेसर जो है वो फटा था, उसकी वजह से ये हुआ। दूसरी दफ़ा फिर ये हुआ कि स्पोक्स पर्सन जो है पिम्स के वो सामने आए, उन्होंने कहा नहीं, एसी कंप्रेसर नहीं फटा था, शॉर्ट सर्किट हो गया था, उसकी वजह से आग भड़की है। उसके बाद फिर इनिशियल रिपोर्ट बनी। इनिशियल रिपोर्ट के अंदर जो डिटेल्स आई, उन्होंने कहा कि ऑक्सीजन नेबुलाइजर जो है वो फट गया था, उसकी वजह से आग लगी और धुआं आ गया उसमें, और धुआं आ गया बच्चों के उसमें, जिसकी वजह से उनकी डेथ हुई। अच्छा, उसके बाद अब कौमी असेंबली की जो हेल्थ पैनल है, उन्होंने कहा कि ये टेक्निकल फॉल्ट थी। अब मुझे ये नहीं समझ आ रही कि टेक्निकल फॉल्ट, क्योंकि एक बहुत ब्रॉड टर्म है, टेक्निकल फॉल्ट आप किसे कह सकते हैं, किस चीज़ को कह सकते हैं? ये तो मतलब ऐसे हो रहा है कि आहिस्ता 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 जैसे कवर अप की जा रही हो चीज़ें खामोशी के साथ। आप फॉल्ट को छोटे से छोटा करते जाएं, एंड पे इतनी वेग सी स्टेटमेंट दे दें कि उसके अंदर सारा ब्रैकेट ही आपका, सभी लोग उसके अंदर आ जाए, उसके अंदर हो जाए। देखिए, इसी तरह का जो हादसा है वो पहले भी पेश आया पाकिस्तान के अंदर, ये पहली दफ़ा नहीं है। इससे पहले जो साहिबाल में हुआ, तब भी यही सारी चीज़ें, यही प्रोसीडिंग्स हुई, तब भी हमने सारी बातें की, बहुत देर शोर डाला, लेकिन अल्टीमेटली हमने किया कुछ भी नहीं। अब ये देखें, जो आप बता रहे हैं कि एनओसी इनके पास नहीं था, एनओसी इशूइंग अथॉरिटी को पूछना चाहिए, जो अमला है उसके अंदर उसे पूछना चाहिए कि उन्होंने कभी अप्लाई किया, कभी अप्लाई ही नहीं किया। लास्ट टाइम ड्रिल्स इनकी कब हुई, कब नहीं हुई। और उसके बाद अब कह रहे हैं कि हम पूरे पंजाब के अंदर ऑर्डर तो दे दिया है कि हम सबके फायर सेफ्टी वाली जो है चीज़ों को अपग्रेड करेंगे, पर उसका भी कोई अभी तक डिटेल सामने नहीं आई कि क्या चेंजेस किए जाएंगे, क्या चेंजेस नहीं किए जाएंगे, किस तरह से किया जाएगा, क्या कोई इसका मैकेनिज्म भी बनेगा कि नहीं बनेगा। फाइज, जिन्होंने एनओसी जारी करनी है ना, मैं आपको ये बात कहता हूँ, आप इसे चेक कीजिएगा, हम कल इस पे बात भी करेंगे कि जिस महकमे ने एनओसी जारी करनी होगी उसकी अपने पास एनओसी नहीं होगी फायर सेफ्टी की। उन्हें पता ही नहीं होगा कि किस बेसिस पे करनी है, रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है, हमने क्रॉस चेक क्या करना है। मैं आज भी वैसे डिस्कशन में था तो मैं देख रहा था कि ग्लोबली होता क्या है। मेनली आप अगर देखें ना कि फायर सेफ्टी के हिसाब से सिंगापुर इज वन ऑफ द कंट्रीज जिसे टॉप पे माना जाता है, जिसके अंदर ये नहीं है कि कभी आग ही नहीं लगी। अगर आप पिछले साल के अंदर देख लें तो 1000 से ज्यादा वाकयात हैं जिसमें आग लगी है, लेकिन सिर्फ हादसाती जो लोग फौत हुए हैं उसमें वो 8 या 9 हैं। ठीक है, और ये आग जो है उसके अंदर लगी है वो रेजिडेंशियल
इंक्लूडिंग रेजिडेंशियल, इंक्लूडिंग पब्लिक स्पेसेस एंड इंक्लूडिंग कार्स है, यानी कि गाड़ियों के बाद में भी जो आग लगी है वो भी इसी के अंदर इंक्लूडेड है। उसके बावजूद तकरीबन सिर्फ 9 लोग और बाकी सबको रेस्क्यू किया गया है। फाइज, हमारे जो कल के व्लॉग्स थे, मैंने नीचे कमेंट्स देखे, बहुत सारे हमारे भाइयों के लोग ये बात कर रहे थे जो मुल्क से बाहर रहते हैं, स्पेशली मिडिल ईस्ट कंट्रीज के बहुत सारे लोग थे। कई लोग ऐसे हैं जो काम करते हैं बाकायदा बिल्डिंग्स में, उन्होंने कहा रिहायशी बिल्डिंग्स में भी हमारी ड्रिल्स होती हैं। सर, रिहायशी बिल्डिंग में ड्रिल्स होती हैं, कंपलसरी होता है कि फायर एक्सटिंग्विशर सिस्टम्स लगे हुए हों, जो स्प्रिंकलर सिस्टम्स जिन्हें कहते हैं, रिहायशी बिल्डिंग्स के अंदर वो कंपलसरी है। इस तरह से वो कंपलसरी है कि आपने स्मोक और फायर डिटेक्शन अलार्म्स लगाने हैं, उसके बगैर वो आप अप्रूव नहीं करवा सकते, उसमें रह नहीं सकते। पूरा मैकेनिज्म ये होता है कि पहले नक्शा बनता है, एक क्वालिफाइड पर्सन होता है जो कि फायर एग्जिट और फायर सेफ्टी की चीजें सिर्फ डिटरमिन करके आपको बताता है, उस बेसिस में नक्शा अप्रूव होता है, उसके बाद वो बिल्डिंग बनती है, उसके बाद उसका क्रॉस चेक किया जाता है हमेशा कि हाँ, ये जिस तरह से नक्शा अप्रूव हुआ था उस पर सारी चीजें उतरी हैं कि नहीं उतरी, और उसके बाद उन चीजों का एनुअल रिव्यू होता है। हमेशा दुनिया के अंदर एनुअल रिव्यू होता है, उसकी सर्टिफिकेशन जो है वो दोबारा से अवार्ड करते हैं, और जहां जहां पे ना हो ये सर्टिफिकेशन या चीजें आउटडेटेड हो उन्हें उसी टाइम फाइन किया जाता है। और अगर इस तरह का कोई भी हादसा पेश आए तो वो क्वालिफाइड पर्सन जिसने अप्रूवल दिया था, वो कंपनी जिसने क्रॉस चेक किया था और वो कंपनी जिसने गो अहेड दिया था कि हाँ जी सब कुछ ओके है, उन सब पे केसेस बनते हैं। वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, सब पे केसेस बनते हैं, सबको जेल होती है और सजाएं सुनाई जाती हैं उनके लिए, डिपेंडिंग ऑन द कैजुअलिटी कि कितनी वो थी। तो ये वैसे दुनिया करती है, हम पता नहीं क्या करते हैं। हम जिस तरह नक्शे पे बनाते हैं और उसके बाद जो दरवाजे होते भी हैं वो हम लॉक करते हैं। अब सिंगापुर के अंदर ना ये सारी चीजें एक ही डिपार्टमेंट के अंडर फॉल करता है। फायर ब्रिगेड भी उसी के अंडर है, फायर सेफ्टी भी उसी के अंडर है, उसकी ड्रिल्स ट्रेनिंग देना, उसकी लाइसेंसिंग करना और ये रिन्यूअल्स भी एक ही डिपार्टमेंट के अंडर है। ऐसे नहीं है कि आप 4 मिनिस्ट्रीज में धक्के खा रहे होंगे। आपने जब बिल्डिंग बनवानी है कि पहले मैं सीडीए के पास जाऊंगा, उसके बाद मैं किसी और के पास जाऊंगा, सारे अप्रूवल्स लेके मैं जब इकट्ठे करूंगा। गवर्नमेंट की तरफ से ईज किया गया और उन्होंने भी ये कहा ना कि हम 10 बंदों से क्या पूछेंगे कमेटी के अंदर, हम एक ही बंदे को बुलाएंगे और उसी से सवाल जवाब होगा जब भी कुछ खराब होता है। मैकेनिज्म ऐसे होता है। बिल्कुल। चलें जी, अब चलते हैं जी नेक्स्ट स्टोरी पे। नेक्स्ट स्टोरी जी हमारे पास सरगोदा के हवाले से है। उससे पहले मैं आपको हरिपुर की एक अपडेट बता दूं। आपको याद होगा बच्ची थी आयत नूर, और ये 15 दिन बाद इस बच्ची की लाश मिली थी एक कुएं से। 3 मुल्जमान थे, जिसमें से पुलिस के पास है, 2 इस वक्त जेल में हैं, और ज्यादती का इल्जाम लगाया गया था। अब जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ज्यादती कंफर्म हो गई है, लेकिन जो सबसे तकलीफ दे बात है, जो मैं कहता हूं दिल चीर के रख देगी, कि इस बच्ची की मौत की जो वजह है वो सदमा था और ज्यादती के दौरान ये बच्ची अपनी जान से चली गई। मुझे कहना भी थोड़ा मुश्किल हो रहा है, ये पता नहीं कौन जानवर हैं, किधर से हैं। मेरा तो सिंपल मानना है कोई माइनर है या कुछ भी है जो इस तरह के केसेस में इन्वॉल्व है ना, इन्हें चौकों पे लटकाओ, इसके लिए कानून बनाना पड़े, कुछ भी करना पड़े आपको, ये करो। ये जानवर ऐसे कंट्रोल नहीं हो सकते, ये तरबियत वाले लोग नहीं हैं। घर मतलब जो किसी की घर की तरबियत ये नहीं हो सकती कि आप ये करो। मदद हूं 5 साल बच्ची के साथ ये हुआ। सर, ये पाकिस्तान में पता नहीं हो क्या रहा है। एक आपने ये खबर देखी है, इससे पहले एक खबर आई थी कि 18 माह की बच्ची के साथ पिंडी में वो केस है। रोज ऐसा कोई ना कोई केस सुनने में हम लोगों को मिल रहा है। और जिस तरह से मैंने वो वीडियो देखी जब उसे निकाला गया और जिस तरह से खोली गई, जिस तरह से लाश उन्होंने फेंकी हुई थी, मुझे वो देख के मैं पूरी वीडियो नहीं देख पाया और उसके बाद रात की नींद खराब हुई और मैं तब से यही सोच रहा हूँ कि मुल्क जा किस तरफ रहा है, ये कौन से लोग हैं जो ये हरकतें कर रहे हैं। सादा सी बात एक ही चीज है, कानून की इंप्लीमेंटेशन और सख्ती से इंप्लीमेंटेशन, से सख्त सजाएं, ये बहुत जरूरी है। और पता चले कि इसका मतलब आपने एक एग्जाम्पल सेट की हो किसी इंसान की, तब जाके कंट्रोल होंगे, इस तरह से कंट्रोल होने वाले नहीं है। बिल्कुल सही। सरगोदा में एक और फायज़ खबर है, वो भी मैं बता देता हूं कि कमसन भाई बहन के साथ 2 लोगों ने बदफेली की और उसकी वीडियो बना के डार्क वेब पे डाल दी। और ये सरगोदा का वाकया है, ये लोग गिरफ्तार हैं और अभी बच्चों का मेडिकल भी हो रहा है और इनकी मजीद इन्वेस्टिगेशन भी हो रही है। अब ये सोचें, ये पाकिस्तान है और इसके अंदर डार्क वेब पे बच्चों की वीडियोज उठा के डाली जा रही हैं। ये नहीं कि बाकी दुनिया में नहीं होता होगा, लेकिन बाकी दुनिया में अगर कोई गंद होता है तो हम उसे जस्टिफाई कर सकते हैं कि यहां पे भी हो जाए। ठीक है, हमें दूसरों से कहीं तो बेहतर नजर आना चाहिए। सर देखिए, बाकी तो चले हम उन सब मुल्कों पे क्या ही बात करें, वो मुस्लिम ममालिक भी नहीं है जिसमें हो रहा होगा। हम लोग क्लेम करते हैं कि हम एक मुसलमान मुल्क हैं, हमारी सारी आबादी जो है, हम लोग बड़े क्लेम हमारा यही है ना कि हम बड़े सफ़ेद पोश हैं, बड़े तहजीब याफ्ता हैं, बड़े तरीके से हम लोग रहने वाले हैं, मुसलमान हैं, हम सारी चीज़ों को मानते हैं। और उसके बावजूद अगर यहाँ पे इस तरह की हरकतें हो रही हैं, कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ही नहीं है, कोई यहाँ तक कि चले ये पहले बंदे नहीं होंगे जो कि डार्क वेब पे बेच रहे हैं, ना ही पाकिस्तान से, ना ही किसी और एरिया से। इस तरह के कितने केसेस, पहले कसूर से निकला आपके पास इसी तरह का केस, वहां पे हो रहा था, उसका क्या
नतीजा निकला? आपने उसके बाद क्या स्क्रूटनी की, क्या सख्तियां की कि इस तरह के और केसेस ना बने? हमने सिर्फ इतना वेट करना होता है कि खबर की उम्र खत्म हो जाए, हफ्ते के बाद लोगों को भूल जाएगा, कोई नई खबर आ जाएगी और सब खत्म हो जाएगा, और वापस उसी तरह की जो सारी प्रैक्टिसेस हैं वो उसी तरह से चलती रहेंगी। इसके अंदर मीडिया भी कसूरवार है, इसके अंदर लोग भी कसूरवार हैं, जो सुनना चाहते हैं मीडिया वही दिखा भी बाज़ औक़ात रहा होता है। सरहद यूनिवर्सिटी का वाकया 3 से 4 दिन पुराना है, बात कर रहा है उसके ऊपर, ऐसे डाई डाउन हो गया, नई चीजें आ गई, उसकी बातें हो रही, 2 दिन इसके ऊपर बात होगी पिम्स पे, जैसे ही पिम्स की खबर खत्म होगी ना पिम्स में कुछ और हो रहा होगा ना कहीं कोई और आपको होते हुए नजर आ रहा होगा। उम्मीद मैं करता हूं इस दफा हो जाए, उम्मीद करता हूं, लेकिन आई एम नॉट श्योर अबाउट इट कि ये सर लॉ एंड ऑर्डर कोई नहीं है, कोई मुहाफिज नहीं है इस चीज का। आप सवाल उठाएं तो उठाएंगे किस पे? कुछ भी इतने अरसे से, इतने सालों से कुछ भी नहीं होते हुए नजर आता। बिल्कुल ठीक है फायज, हमारे पास रह गई आखिरी 2 खबरें। एक तो अफगानिस्तान के हवाले से जी मैं पहले आपको खबर बता दूं कि पाकिस्तान के दफ्तर खारजा का बयान है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ रियासती सतह पर मुज़ाकरात के लिए तैयार है, लेकिन आपको BLA और TTP की सपोर्ट छोड़नी पड़ेगी और आपको अपनी जमीन इस्तेमाल होने देने से इन ग्रुप्स को रोकना होगा, और जो इकदाम आप करेंगे वो वेरीफाइबल होने चाहिए। अगर वो वेरीफाई नहीं हो सकते तो हम आपसे मुज़ाकरात नहीं कर सकते। लेकिन अच्छी बात यह है कि पाकिस्तान ने सरकारी सतह पर इस चीज का कहा है कि हम रियासती सतह पर मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। पिछले कुछ बयानात अगर आप देखते हैं तो उनकी तरफ जो अफगानिस्तान की तरफ से आ रहे हैं, अमीर मुत्तकी का भी बयान आया, उनके वज़ीर खारजा का भी, कि लग ऐसे रहा था कि वो पाकिस्तान से ताल्लुकात अब बेहतर चाहते हैं। बट प्रॉब्लम यह है, वो कहते हैं ना कि पंजाबी में कहते हैं और चुप हो, आप और इंडिया के करीब हो जाएं और देख लें, और वो आपको लगता है कि अगर आपका दोस्त है तो मजीद उससे कुछ खाकर देख लें। एक बात याद रखिए, उन्हें कोई बदतरीन शख्स अगर अपनी मूवीज में भी बनाना होता है ना तो वो उससे तालिबान का नाम देते हैं, और आप हमारे लिए क्या थे या हम आपके लिए क्या थे ये आपको बड़ी अच्छी तरीके से पता है। अब ये तो नहीं, मैं जरूरत से ज्यादा सख्त अल्फाज नहीं इस्तेमाल करना चाहता, अगर दोनों को मुल्कों का ताल्लुक अच्छा होता है बहुत अच्छी बात है हो, लेकिन आपको ये वाकई सब कुछ करना पड़ेगा जो पाकिस्तान कह रहा है। नेपाल के हवाले से हमारे पास लास्ट न्यूज है, उसके बाद हमने जी व्लॉग एंड करना है, ऑलरेडी काफी टाइम अप हो गया। हलाकतों की तादाद 362 हो चुकी है। लापता अफराद जो सैलाब से हैं ये हैं तकरीबन 500 अफराद हैं, जिसमें से 400 से ज्यादा गैर मुल्की हैं, 142 भारत के लोग हैं, 54 अमरीकी हैं, 134 ऑस्ट्रेलियावी हैं, 54 कैनेडियन है, 17 मलाइशियन है, 53 यूक्रेनी है, और फिर मिट्टी के तोदों से जो लोग अभी हलाक हुए हैं और जो लापता हैं उनकी तादाद भी 558 है। अब सिलसिला कुछ इस तरह से होता है जिसकी डिटेल आपको फायज बताएंगे मजीद, कि एक बहुत बड़ा दरिया है, जिस दरिया के अंदर, उसे नदी बोलते हैं वैसे वो अपने इलाके में, वहां पे जलजला को 4.4 का पहले कहा गया कि आएगा या आया या नहीं आया, वो चीजें भी तमाम चीजें जैसे कहते हैं ना वेग हैं अभी। अगर हम उस जलजले को भी मान लेते हैं कि जलजला आया और उसके बाद बड़ी बड़ी चट्टानें जो हैं वो अंदर गिरी, उन्होंने रास्ता ब्लॉक किया दरिया का, एक जगह इकट्ठी समझे कि वो एक झील बननी शुरू हो गई। जब दरिया का पानी पीछे से तो आ रहा था, आगे से रोका हुआ था, और सडनली जब वो ब्लास्ट हुआ और पानी ने जोर से उस अपनी रुकावट को तोड़ा, तो रास्ते में चाहे गांव था, चाहे कोई पुल था, चाहे लोग थे, चाहे कोई बिल्डिंग्स थी, वो सब बहा के ले गया। और सब ये कह रहे हैं कि नेपाल की तारीख में ये सबसे बड़ी तबाही है जो हुई है, इंसानियत की तारीख में ये बहुत बड़ी तबाही है। लेकिन इसकी कुछ डिटेल्स इसके अलावा भी मौजूद हैं, मैं चाहता हूं कि जरा फायज आपको वो डिटेल बता दें, उसके बाद फिर भी लॉ खत्म करते हैं। अच्छा, इस पे कहा यह जाता है कि एक ग्लेशियर था 5300 फीट की ऊंचाई पे, उसका निचला हिस्सा जो है वो टूट के गिरा है और तकरीबन 1300 मीटर नीचे जाके गिरा है वो। उसने मतलब इतनी मैसिवली ड्रॉप जाके वहाँ पे हिट किया है, जिसकी वजह से ये अर्थ भी शेक हुआ है, जिसकी वजह से ये फ्लैश फ्लड्स शुरू हुए हैं, जिसकी वजह से ये एवलांच शुरू हुआ है, जो मड एवलांच है जिसपे, और इसने तकरीबन 40 किलोमीटर तक की सड़क को उड़ा के रख दिया है। कल उस पर बहुत सारी वीडियोज़ भी आई जो हम देखते हैं। वैसे मैं आपको इसकी कोर इंपॉर्टेंस बता देता हूँ इस जगह की। ये एक्चुअली है, अगर ग्राउंड से आपने जाना हो ना माउंट कैलाश के लिए, तो ये उसके लिए यूज़ होता है। माउंट कैलाश अब उसकी इंपॉर्टेंस बहुत सारे रिलीजन्स में है, बुद्धिज्म में है, हिंदुइज्म में है, जैनिज्म में उसकी इंपॉर्टेंस है। हिंदुइज्म में तो माना जाता है कि माउंट कैलाश जो है वो एटर्नल होम है, मतलब फाइनल घर है शिवा का और पार्वती का, ठीक है, कि वो वहां पे, जिन्हें ये भगवान मानते हैं जी, कि वो वहां पे हैं, वो अब उनका एटर्नल होम है, वहां पे वो मेडिटेट कर रहे हैं। दूसरी चीज इनकी ये माननी भी होती है कि जो माउंट कैलाश की पीक है वो एक्चुअली एक दरवाजा या गेटवे है जन्नत और अर्थ के बीच में, ये इनका मानना है। एक प्रैक्टिस जो यहाँ पे यूजुअली इतने ज्यादा लोग, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे इंडियंस मौजूद हैं जो कि इस यात्रा के लिए ही जा रहे थे, इनका मानना यह है कि एक्चुअली 52 किलोमीटर की वॉक है, क्लॉकवाइज इस पहाड़ के इर्द गिर्द ये वॉक करते हैं, और उसके बाद ये मानते हैं कि इनके पुराने पाप जो हैं, जो सिंस हैं पुराने, वो सारे वॉश अवे हो गए हुए हैं, और इन्हें कह सकते हैं कि मोक्षा मिल गई है,
ठीक है, मोक्षा, जैसे ये वो क्या कहते हैं कि एटर्नल पीस, इटर्नल पीस, थर्ड आई ओपनिंग, बहुत सारे डिफरेंट रिलीजन्स जो हैं डिफरेंट वर्ड से इसे कहते हैं, लेकिन ये इसके लिए जा रहे होते हैं। इंपॉर्टेंस इस चीज की मल्टीपल रिलीजन्स के अंदर इंपॉर्टेंस है, तो इस पे इतने ज्यादा टूरिस्ट इसलिए थे। अभी कहा जा रहा है कि 1300 से ज्यादा जो है वो मिसिंग हैं इस वक्त, 1300 से ज्यादा अभी भी मिसिंग हैं, और डेथ्स तो आप बता चुके हैं कि कितनी हो चुकी हैं। अभी तो ऑलरेडी इसका जितना हमने बताया है ना, जब ये मामला खुलेगा और खत्म होगा तो ये मामला अल्लाह ना करे ये हजारों में जाएगा, हजारों में जाएगा। अभी डेथ्स कंफर्म तो वो हैं जिनकी मतलब बॉडीज मिल गई हुई हैं, जिसकी बॉडी नहीं मिली उसे वो मिसिंग के अंदर काउंट कर रहे हैं। अभी मिसिंग में काउंट कर, और मिसिंग की भी अभी लिस्टें बन रही हैं, लिस्टें बन रही हैं। देखिए, पहले मैं कल जब खबर ये देख रहा था तो तब मुझे पता चला था कि इसके अंदर 26 पुलिस वाले भी थे, 9 आर्म्ड पुलिस वाले हैं, 44 मिलिट्री वाले हैं, और कस्टम और इमिग्रेशन का अमला जो वहां पे था वो सारे का सारा ही गायब है। वाकई इस वक्त जो मंजर है, कह रहे हैं क़यामत के बाद का मंजर। इस तरह का मड एवलांच आज तक मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा। फुटेजेस देखिए, हम लोग परेशान हो गए देख के कि यार अजाब है तो इस चीज को ही शायद अजाब कहा जाता है। सब कुछ उड़ा के रख दिया, बिल्कुल। तो ये था नाज़रीन वीलॉग आज का। हमारे पास खबरें और भी मौजूद थी, लेकिन क्योंकि टाइम ज्यादा हो गया तो अगले वीलॉग में और उससे अगले वीलॉग में और उससे अगले वीलॉग में आपको खबरें देते रहेंगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब